बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। चीज़ें बहुत सारी हैं नाज़रीन डिस्कस करने के लिए। हाजी साहब ने नजमा के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, उस पर भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। हाजी साहब को जो है वो थोड़ा सा आईना दिखाएंगे और डीडी साहब ने मेरे बारे में काफ़ी सारी बातें की हैं, उस पर डीडी साहब को रिस्पॉन्स भी करेंगे। लेकिन वो ज़रा आगे जाके करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा बाबा जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। और डीडी ने नज्जो के बारे में भी बातें की हैं, नजमा के बारे में। वैसे मैं नज्जो नहीं नजमा ही कहूँगा, ठीक है। तो उस हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बाबा जी कहते हैं कि कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाऊँ, कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाऊँ, लाख हैं शिकवे कहाँ तक बताऊँ। बाबा जी शायद किसी ज़माने में शायर भी रह चुके हैं। बाबा जी एक वो पूर्ण आशिक टाइप की एक पर्सनैलिटी रखते हैं। अजीब तरह की जो है वो बातें और अजीब तरह की हरकतें करते हैं। बाबा जी ने नाज़रीन नजमा से ज़मीन वापस ले ली है। नजमा को और फ़ारूक को जो ज़मीन इन्होंने ठेके पर दी हुई थी, वो ज़मीन इन्होंने वापस लेकर किसी और को दे दी है और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। स्टाम्प वगैरह हो रहा था, तो ये ज़मीन का नाज़रीन 3 साल के लिए होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब ठेके पे ज़मीन देते हैं ना, उसका 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बाबा जी ने वो नजमा वालों से लेकर किसी और को दे दी है। तो अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? आप सबको पता है कि ऐसा क्यों हुआ। नाराज़गी जो कि बाबा जी की और नजमा के दरमियान चल रही थी, जो भी मैटर्स पिछले कुछ अरसे से इन लोगों के दरमियान में चल रहे हैं, उस वजह से बाबा जी ने ज़मीन लेकर किसी और को दे दी है। बाबा जी को ये लगता है कि शायद अगर मैं नजमा वालों से ज़मीन लेकर किसी और को दे दूंगा तो नजमा वालों का रोज़ी रोटी का सिलसिला जो है वो बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में है। और हर वो बंदा जो ये सोचता है कि मैं किसी का नुकसान कर दूंगा रिज़्क के हवाले से, मैं किसी से रिज़्क छीन लूँगा, तो एक्चुअली वो खुदा के कामों में दखल अंदाजी कर रहा होता है। एक्चुअली वो खुदा बनने की कोशिश कर रहा होता है। बाबा जी खुदा बनने की कोशिश मत करें। आप खुदा नहीं हैं। आप खुदा की एक अदना से भी अदना तरीन एक मखलूक हैं। अदना सी मखलूक हैं। बड़ी बड़ी मखलूक हैं अल्लाह ताला की। आप एक छोटी सी मखलूक हैं। टके की औकात नहीं है आपकी। आप खुद को खुदा समझ कर बैठे हैं। भाई, अगर आप जो है वो आपने अपनी ज़मीन ले ली है उनसे, तो अल्लाह ताला की ज़ात उनको कहीं और से रिज़्क दे देगी, क्योंकि राज़िक का काम उसने वादा किया है तो उसने रिज़्क देना है, देकर ही रहना है, ठीक है ना। तो मत करें ऐसा, मत करें, खुद को खुदा समझें, ठीक है। अल्लाह रिज़्क दे ही देगा, देने वाला है, कहीं और से दे देगा, मसला कोई नहीं है। तो ये ज़मीन जो आप किसी और को किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसको ठेके पर दे रहे हैं, चलें अल्लाह उसको भी रिज़्क दे, ठीक है। बहरहाल जो है वो ये आपने जो है वो कोई बहुत बड़े अक्लमंदों वाला काम नहीं किया, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, ठीक है। चले आपके बच्चे खा रहे थे उस ज़मीन से, आपके बच्चों के बच्चे आगे खा रहे थे, तो वो दुआएं दे रहे थे, अब आप किसी और को दे रहे हैं। चलें खैर, जो भी है। बाबा जी कहते हैं कि आज नज्जो बताए कि उसका असल बाप कौन है। ये बाबा जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? अपनी बेटी को कह रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी औलाद है नजमा। बाबा जी की मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी औलाद है। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है। नजमा से छोटा है मेरे ख्याल से असगर, और असगर से छोटी है शायद आयशा, या फिर जो है वो इनकी जो एक तीसरी बहन है, मेरे ख्याल से जोहरी नाम है, जो भी उसका मैटर है वो है, और फिर उससे छोटी आयशा, और फिर सबसे छोटा सल्लू। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है, बाकी आई डोंट नो, ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। तो ये अपने सबसे पहली औलाद को बाबा जी ये कह रहे हैं कि तुम बताओ कि तुम्हारा असली बाप कौन है। शायद ये इस वजह से कह रहे हैं कि नजमा ने इनको बाप की बजाय डायरेक्ट इनका नाम लेकर मुखातब किया था, ठीक है। तो इस बात से बाबा जी को इतना गुस्सा लगा कि इन्होंने अपनी औलाद को ही जो है वो हराम करार दे दिया। मतलब बाबा जी आपको हर वक्त आप अल्लाह तौबा कर रहे होते हैं, मदीने जाने की बातें कर रहे होते हैं। जब भी आपका वीलॉग खोल कर बैठ जाओ, आप मस्जिदें दिखा रहे होते हैं कि यहाँ पर जुमा होता है, यहाँ पर ये होता है, वो होता है। कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान में जो है वो जाकर बातें इस तरह की कर रहे होते हैं कि ये आपकी आखिरी आरामगाह है। आपके अपनी आखिरी आरामगाह में जाने के दिन करीब हैं। वैसे तो पता नहीं है कि जो है वो किसने कब जाना है। हो सकता है मैं पहले चला जाऊं, ठीक है। ये पता नहीं होता किसी को भी, क्योंकि मौत अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने हाथ में रखी है और इंसान को इस मामले में अंधा रखा है। लेकिन एक एज के हिसाब से जो है वो इंसान जो है वो अंदाज़ा कर सकता है, ठीक है। आपकी एज ज़्यादा है मुझसे, तो
वैसे आपके दिन हैं उस आखिरी आरामगाह में जाने के, लेकिन आपके हालात ये हैं कि आप अपनी मरहूम बीवी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। आप अपनी मरहूम बीवी के किरदार पर उंगली उठा रहे हैं। यही इसी तरह की बातें कुछ अर्सा कबल जो है वो मेरे ख्याल से नजमा ने या सौन किसी ने बताई भी थी इनके बच्चों इनके बारे में कि ये अपनी बीवी को, मरहूम बीवी को अभी तक गालियां देते हैं। पहले आप ऑफ कैमरा देते थे, अब आप ऑन कैमरा अपनी बीवी को उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, ये कह के कि नजमा अपने असली बाप का बताए। आपको नहीं पता भाई, नजमा को कैसे पता होगा कि उसका असली बाप कौन है? ये तो आपको पता होगा ना, आपसे ज़्यादा किसको पता होगा? अगर आपको ज़्यादा ही मसला है तो डीएनए करवा लें नजमा का। अगर आपको यकीन नहीं है तो मतलब आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की वाहियात बात करते हुए। भाई उसने अगर आपका नाम ले दिया है, मतलब उसने अगर आपका नाम ले दिया तो उसने ये नहीं कहा कि ये मेरा बाप नहीं है। देखिए, नाम लेने में और वल्दियत से इनकार करने में फ़र्क होता है। वैसे तो जो है वो अगर किसी बच्चे से उसके बाप का नाम बताओ तो पूछो तो वो कह देता जी फलां नाम का बंदा जो है वो मेरा बाप है। वो भी तो नाम लेता ही है ना। मतलब नाम ले देने से वो आपकी वल्दियत से तो इनकार नहीं ना कर रही। आप तो सिरे से उतर आए कि जी वो आपको आपके असली बाप का बताए, तो अगर उसने बता दिया तो क्या औकात रहेगी? इनके इस मिसाल के तौर पर अगर नजमा आके कह दे कि देखिए ये बुढ़ा मेरा बाप नहीं है, फलां है मेरा बाप, तो क्या औकात रहेगी आपकी? क्या इज्जत रह जाएगी भाई? उसका क्या है, उसका क्या जाना है? मिसाल के तौर पर अगर जब वो नजमा का बाप आप नहीं भी हो तो इसमें नजमा का क्या कसूर होगा? क्या उसकी क्या गलती होगी? भाई आपका कसूर होना है ना, आपका कसूर होना है ना। आपसे अपनी बीवी नहीं संभाली गई तो आपको शर्म नहीं आती? मतलब मैं यार इस टॉपिक पर, ये टॉपिक ही वाहियात है यार बाबा। मतलब मैं इस पर जितना ज़्यादा इसकी गहराई में जाऊंगा ना तो वो अंदर से गंदी निकलना है, अंदर से वो मतलब वो बातें इसी तरह की निकलनी है कि जो मुझे खुद को करते हुए शर्म आएगी। सो इसको यहीं पर रहते हैं बाबा जी, आपको अपनी चिट्टी दाढ़ी का लिहाज करना चाहिए, आपको अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए इस तरह की वाहियात बातें करते हुए। भाई आपने बेटी को शटअप कॉल ही देनी है, आपने बेटी को डांटना ही है तो उसके लिए अच्छे अल्फाज भी हैं। आप उसके लिए अच्छे अल्फाज का इंतखाब करके भी अपनी बेटी को डांट सकते हैं। भाई आपके डांट देने से आपकी बेटी का और बाप का रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा, वो आपने सिरे से रिश्ता ही खत्म कर दिया। अजीब बाप है यार, अजीब है यार, कमाल है। फिर कहते हैं बार बार मैं जितना खामोश रहता हूं नज्जो मेरे सर पर सवार हो रही है। पहले तो तुम कहती थी ना, अब मैं कहता हूं कि सिवाय फौजे और फारूक के किसी का भी मेरे घर में दाखला नहीं है। सबका मेरे घर में दाखला बंद है, आप सबका दाखला मेरे घर में ममनू है। चलें जी। अब वैसे नजमा मैंने देखा पिछले कुछ दिनों से जो है वो ये ज़रा नर्म रवैया इख्तियार किए हुई थी। मतलब मैं देख रहा था, मैं इस पर बात नहीं कर रहा था, लेकिन मैं देख रहा था नजमा ने एक वीडियो बनाई। बार बार नजो मुँह पर चढ़ रहा है, अच्छा नहीं लगता यार नाम बिगाड़ना। एक दिन नजमा ने एक वीडियो बनाई, उसके कमेंट सेक्शन में बड़े लोगों ने नजमा को क्रिटिसाइज़ किया, बुरा भला कहा कि आप अपने बाप के बारे में इस तरह के ख्यालात का इजहार क्यों कर रही हैं। आप अपने बाप को, ठीक है आपका बाप है, वो जो भी कह रहा है जैसा भी है, आपको नौशीन सिस्टर की भी मैंने एक दिन वीडियो देखी, वो भी इसी तरह समझा रहे थे कि आपको ज़रा नरमी से चलना है, थोड़ा हौला हाथ रख के चलना। ठीक है यार, वो जो भी कह रहा है, जिस तरह भी कह रहा है, आपका बाप है, आपको ज़रा नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए। उसके बाद मैंने देखा कि नजमा का रवैया थोड़ा नरम हो गया, वो थोड़ा नरमी से अपने बाप के बारे में बात करना स्टार्ट हो गई। लेकिन जो है वो बाबा जी तो बाबा जी हैं ना, मतलब इनको तो सिरे से तमीज़ ही नहीं है ना। मतलब जब भी बात करेंगे वो कहना मुर्दा बोलूँ कफन फाड़ू, ये पंजाबी की मिसाल है। तो मुर्दा जब भी बोलेगा वो कफन ही फाड़ेगा, कफन फाड़ने वाली बात करेंगे। भाई असल में मसला क्या है, ये लड़ाई आई डोंट नो ज़ाती लेवल पर किस हद तक है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मसला सिर्फ कंटेंट का है। मतलब बाबा जी को लगता है कि नजमा मेरे घर आएगी, वीडियो बनाएगी, मेरी बीवी मेरे ख्याल से आई हुई हैं सितारा की वालम तो यहाँ पर, ठीक है, या जो भी मैटर, आई डोंट नो, मुझे उसका नहीं पता कि वो आई हैं या नहीं, मैंने नहीं देखा, ठीक है, आप बता दीजिएगा कमेंट करके। तो इनको मसला ये है कि नजमा हमारे घर आएगी, मेरे घर आएगी, आकर मेरी बीवी के साथ वीलॉग शूट करेगी तो उससे उसके व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे, ठीक है, सिर्फ मसला यही है। इस वजह से बाबा जी इनकार करें। बाकी भैया आपके घर से क्या ले जाना है उसने, भाई क्या है आपके पास जो वो आपकी बेटी आपके घर से उठा कर ले जाएगी, और अगर ले भी जाएगी तो वो बेटी ही है ना, तो बाप की कमाई बेटियों के काम नहीं आएगी तो फ़ायदा। और यहाँ पर बाप के हालात ये हैं कि वो अपने बच्चों से छीन कर गैरों को दे रहा है, ये हालात हैं बाप के, ठीक। अच्छा जी, डीडी साहब कहते हैं कि वैसे नजो बीबी आपके लिए ये शर्म का मकाम है कि एक बाप आपको बोल रहा है कि तुम्हारे कितने बाप हैं। अच्छा,
नजो के लिए ये शर्म का मकाम कैसे हो गया? भाई नजो का बाप कौन है या नजो के कितने बाप हैं, इसमें नजो की क्या गलती हो सकती है? भैया आपके डीडी साहब, अगर आपके जो है वो आपसे पूछा जाए कि आपका बाप कौन है या आपके कितने बाप, इसमें आपकी क्या गलती होगी? भाई बाप का मैटर जो है उसमें बच्चों की गलती कैसे हो? वो बाप की, वालिदैन की अपनी हरकतें होती हैं ना। और नजो के लिए ये बायस शर्मिंदगी कैसे हो गया? भाई नजो के लिए ये बायस शर्मिंदगी नहीं है। ख़वातीन के मुहाफिज मर्द होते हैं, और जब अपने ही मर्द उठकर अपने ही घर की औरतों के बारे में इस तरह की बकवासियात करेंगे तो ये मर्द के लिए शर्मिंदगी का मकाम है यार। ये औरत के लिए शर्मिंदगी का मकाम किस तरह से हो गया? ये बाप के लिए शर्मिंदगी का मकाम है जो इस तरह की बात कर रहा है, और तुम्हारे लिए शर्म का मकाम है जिसकी झोली में बैठकर तुमने खाया पिया है, उसके बारे में ये बात हो रही है। वो तुम्हारी तो मां की जगह पर है, वो मामी है, वो मां की जगह पर है वो तुम्हारी। तो भाई तुम्हारे लिए शर्म का मकाम है ये। भाई तुम्हें डूब कर मरना चाहिए अगर तुम्हारी मामी के बारे में तुम्हारा ये क्या लगता है बाबा तुम्हारा, अगर वो तो इस तरह की बात नाना ही हुआ ना, अगर वो इस तरह की बात कर रहा है तो तुम्हारे घर का मर्द, तुम्हें तो उसको कॉल करके समझाना चाहिए, नाना क्या हो गए, तुम्हारी अपनी तो कोई इज्जत नहीं है, हमारा भी बेड़ा गर्क कर रहे हो, उल्टा तुम नजमा को लगे हुए। भाई तुम लोगों के लिए शर्म का मकाम है ये, नजमा के लिए नहीं है। वो तो सबको नजर आ रहा है कि उसके साथ ज्यादती कर रहा है बाबा, सबको नजर आ रहा है कि अपनी बेटी की इज्जत के परखचे उड़ा रहा है सोशल मीडिया पर आकर, सबको नजर आ रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा, आप खुशियां मना रहे हैं। वो कहता है ना, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो भाई सजना पर नजर रखो, दुश्मनों के मरने पर खुशियां ना मनाओ, सजना पर नजर रखो। कमेंट्स ओपन करो अपने भी और सजना के भी, पता चले कि कितने पानी में हो, दुनिया आपको शीशा दिखाए। कमेंट्स तो ऑन करो। दुश्मनों के मरने पर खुशियां क्यों मना रहे हो? और दुश्मन मरे नहीं हैं, क्योंकि इज्जत तो अल्लाह के हाथ में होती है, इज्जत और जिल्लत दोनों अल्लाह के हाथ में होती हैं। बाबा उसको जिल्लत देने की कोशिश कर रहा है, अल्लाह इज्जत दिए जा रहा है। देखो बाबे का कमेंट सेक्शन ऑन करके देखो एक दफा बाबे के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पढ़ो। कोई एक बंदा ऐसा हो जो बाबे को अप्रिशिएट कर रहा हो उसकी हरकतों पर। नजमा का कमेंट देख लो, लोग जाकर तसल्लियां दे रहे हैं। बाबे का कमेंट देख लो, सारे गालियां दे रहे हैं, कहते हैं बुढ़ा सटे आ गया है, बुढ़ा पागल हो गया है। हेटर हो कोई सपोर्टर हो, वो सारे मतलब मिलजुल के बाबे को गालियां दे रहे हैं। मतलब ऐसे तो है ना कि अच्छा आपका भी हाल ही है, आपको भी हेटर सपोर्टर सारे गालियां दे रहे हैं, दीदी साहब सब आपको भी गालियां दे रहे हैं। मतलब आपका भी हाल वही है जैसा बाबे का हाल है, और बाबे के साथ तो आप कांटेक्ट में भी हैं ना। आपको बड़ी तकलीफ हुई जब नजमा ने जाकर जो वो आसिफ नाम का कोई बंदा है मेरे ख्याल से जो वीडियो अपलोड करके देता था बाबे, आपको बड़ी तकलीफ हुई जब नजमा ने जाकर आसिफ को वीडियो अपलोड करने से रोक दिया। क्यों? आपको किस बात की तकलीफ हुई? क्योंकि बाबे के कान भर के ये वाली हरकतें आप करवा रहे हैं, क्योंकि बाबा अगर नजमा के खिलाफ है तो सबसे ज़्यादा फायदा आपको होगा इसका। भी इसको ज़रा टेक्निकल देखने की कोशिश करें। नजो के खिलाफ डीडी है, ठीक है, और जब बाबा नजमा के अगेंस्ट बात करेगा तो टेक्निकली फायदा किसको होगा? डीडी को होगा ना, कि चलो ये आपस में लगे हुए, मुझे बात नहीं करनी पड़ रही, मुझे नहीं बोलना पड़ रहा, मैं गंदा नहीं हो रहा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा फायदा डीडी को है, और डीडी इससे खूब फायदा उठा रहा है। बाबे को फ़ोन करके बाबे के कान भरता होगा, उसको तसल्लियाँ हिम्मत देता होगा कि ठीक है लगे रहो, अगर वो आसिफ वीडियो अपलोड नहीं करके देता, वो फलाना बंदा है, वो फलाना जगह बैठ जाए, उसके पास चले जाए, मैं उसको कहूँगा वो आपकी वीडियो अपलोड कर देगा। शर्म नहीं आती? अपने घर की औरतों पर कीचड़ उछलवाते हुए शर्म नहीं आती? शर्म से डूब कर मरना चाहिए आपको। घटिया मर्दों की लिस्ट में आते हो, घटिया मर्द ऐसे ही होते हैं। खैर जी, कहता है जी वैसे नजो आपके लिए ये शर्म का मकाम है कि एक बाप आपको बोल रहा है कि तुम्हारे कितने बाप हैं, जो बाप को शर्म करनी चाहिए ना ये बात करते हुए, ठीक है। फिर कहता है जी बाप ने तुम लोगों को पाला है। ये बड़ी बात कर दी, बाप ने तुम लोगों को पाला है। भाई वो तो सिरे से बाप ही नहीं मान रहा, वो तो सिरे से बाप मानने को तैयार नहीं है जिसने पाला है। मुझे एक बात बताएं यार, आप लोगों से सवाल है, अगर वालिदैन अपने बच्चों को पालें, उनकी परवरिश करें, और बुढ़ापे में आके जो है वो लाइक पब्लिक में आके उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दें। एक बाप अपने बेटे की परवरिश करे, अपनी बेटी की परवरिश करे, बुढ़ापे में आके उसे बालों से पकड़े और लाकर चौक में खड़ा कर दे और कहे कि ये गंदी औलाद है, और कहे कि ये मेरी औलाद ही नहीं है, ये हरामजादी है। उसे कहे कि तुम्हारे कितने यार हैं, उसे कहे कि तुम फलां औरत जैसी हो, इस तरह की बातें करे, तो उस बाप को क्या कहना चाहिए? आप लोग मुझे बताएं। क्या उस बाप को
फूल पेश करने चाहिए कि वो अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत को खड्डे में डाल रहा है? क्या उस बाप को ये करना चाहिए? क्या उस बाप को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि वो अपने किए किराए पर खुद पानी डाल रहा है? क्या कहना चाहिए उस बाप को? और आप नज्जो को कह रहे हैं कि तुम्हें उसने पाला पोसा है। भाई तुम्हारी मां ने तुम्हें पाला पोसा नहीं था? भाई तुमने तो पब्लिकली आके अपनी मां को डिसऑन किया ना। तुम बताओ तुम्हारी मां कौन है? भाई नज्जो ने एटलीस्ट, नज्जो में और तुम में फ़र्क पता क्या है? मतलब मैं फेयर अगर बात की जाए, मतलब नज्जो के लिए ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में कोई हमदर्दी है नजमा के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर फेयरली बात की जाए, फेयर होके, तो नजमा और उसमें फ़र्क क्या है? नजमा में और डीडी में फ़र्क क्या है? नजमा का बाप जब नजमा पर क्रिटिसाइज करता है और इस तरह की वाहियात बातें करता है ना नजमा के बारे में, और नजमा जब बदले में अपने बाप के बारे में बात करती है ना, तो वो घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करती। वो शिकवा करती है, अपनी माँ को याद करती है, इस तरह की बातें करती है, वो रोती है, ठीक है। लेकिन वो घटिया लैंग्वेज अपने बाप के बारे में अदा नहीं करती। और सबसे बड़ी बात, वो अपने बाप को डिसऑन भी नहीं करती। वो ये भी नहीं कहती कि अब से ये मेरा बाप नहीं है, ये मेरा बाप ही नहीं है, इस तरह की बातें, या मेरा इसके साथ रिश्ता ख़त्म, वो सारी बातें, वो इस तरह की बातें नहीं करती। लेकिन जब डीडी को मसला होता है अपने वालिदैन से, तो सीधा जाके डिसऑन कर देता है। वो जितना तुमने अपने बाप के सर पे मट्टी डलवाई है ना, उतना शायद ही किसी ने डलवाई हो। वे तुम अपने बाप को धमकियां देने पर उतर आए थे पिछले दिनों, उसको बेचारे को वीडियो बनाकर तुमसे माफी मांगनी पड़ी। अबे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारा बाप तुमसे माफी मांग रहा है। एटलीस्ट नजमा का बाप ये तो नहीं कर रहा ना, ठीक है, वो उसको लताड़ रहा है, बुरा भला कह रहा है, उस पर गंदगी उछाल रहा है, कीचड़ उछाल रहा है, वो अपनी बेटी से उसे माफी तो नहीं ना मांगनी पड़ रही। अपने बाप की तरफ देखो जिसको अपने बेटे से माफी मांगनी पड़ रही है। आज भी लोग उसकी परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं कि कैसी परवरिश की है अपने बेटे की, जो ये घटिया हरकतें कर रहा है। एक को बेचारे को घर में बिठाकर दूसरों के पीछे फिर रहा है, हराम रिलेशनशिप में 8 महीने से फिर रहा है। लोग उससे सवाल उठा रहे हैं। भाई अपनी मंजी साले सोटा फेरो, तुम पंजाबी समझ आती होनी, तो आजकल पंजाबियों ने कहा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। प्रोफेसर किसी का सगा नहीं है, तुमने सितारा के खिलाफ रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया था। आपकी बात ठीक है, मैंने वाकई सितारा के खिलाफ रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन यहां पर भी तुम में और मुझ में एक बेसिक फर्क है। मैंने जो सितारा के अगेंस्ट रिएक्शन दिया, मैं बैक स्टेज जैसा था मैं वैसा ही ऑन स्टेज था। मतलब जो चीज़ें मैं सोचता था, जो चीज़ें मुझे लगती थी, वही चीज़ें मैं ऑन कैमरा आकर बताता था। और उसी चीज़ की मैंने आकर माजरत की कि मुझे ये गलत लगता था। मतलब मैं गलत ट्रैक पर चला गया था, मैं गलत लोगों के हत्थे चढ़ गया। उसी चीज़ की मैंने आकर माफ़ी भी मांगी थी, ठीक है। एक चीज़ जो मैं बैक स्टेज था वही मैं ऑन कैमरा था, ठीक है। लेकिन तुम जो पब्लिक को बता रहे थे, हकीकत में तुम वो नहीं थे। असल में तुम दुनिया को ये बता रहे थे कि तुम सितारा के सपोर्टर हो, तुम सितारा को सपोर्ट कर रहे हो, अपने घर की औरत को सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन बैक स्टेज तुम उसको गंदी गंदी गालियां देते थे। बैक स्टेज तुम उसके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे। बैक स्टेज तुम उसके दुश्मनों के पास जाते थे और जाकर उनको इसके अगेंस्ट वर्गलाते थे, उनको हलाशिरी देते थे, उनको कंटेंट फराहम करते थे, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। तुम तो मुनाफिक थे। इनफैक्ट तुम तो मुनाफिक हो। भाई मैं जैसा था मैं वैसा ही था, जैसा मैं बैक स्टेज था मैं वैसा ही था। जिंदगी ये गुजर गई है, इतना अरसा गुजर गया यार ये रिएक्शन वगैरह बनाते बनाते। मतलब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती थी, जो बातें मुझ तक पहुंचती थी, मैं वो बातें रिपोर्ट कर देता था, उन पर मैं बात कर लेता था। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने खुद ग्रुप बनाया हो और उसमें प्लानिंग प्लॉटिंग की हो कि देखें अब ये इशू चलाते हैं, अब इस तरह इसको फंसाते हैं, अब इस तरह इसको गिराते हैं, अब इस तरह इसको मारते हैं। जब भी कभी बात हुई, इवन कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे पैनल पर जो है वो कुछ ख़वातीन बैठी हुई जो है वो बात कर रही थी सितारा के बारे में कि जो है वो इसको मार पड़नी चाहिए, थप्पड़ पड़ना चाहिए। मैंने वहीं पर रोक दिया। मेरे सेशन में अभी भी कहीं पर रोक क्लिप पड़ा होगा, मैंने वहीं पर रोक दिया कि देखें फिजिकल अब्यूज़ के मैं अगेंस्ट हूँ, फिजिकल अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। मैंने कभी अपनी किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि सितारा को देख लो, जो है उस सितारा को देखना छोड़ दो। मैंने कभी ये नहीं कहा सितारा को अपनी किसी भी वीडियो में मैंने नहीं कहा, क्योंकि मेरा ये मानना है, मुझे ये पता है कि भाई रिज़्क़ का इख्तियार मेरे हाथ में नहीं। मैं कौन होता हूँ मैं किसी का रिज़्क़ छीनने वाला। और तुम
जाकर उसके दुश्मनों को कहते हो कि इसको 4 लोग देखने का लग गए हैं, ये औकात दिखाने लग गई है, ये हमारे साथ वीडियो नहीं बनाती, ये हमारे सेशन में नहीं आती। भाई तुम्हारा तो हाल ये है, तुम तो मुनाफिक हो, सबसे बड़े मुनाफिक हो तुम। खैर आगे कहता है, अब तुम मेरे अगेंस्ट हो गए हो, तो भाई आप काम जिस तरह के करते हो तो ज़रा उसका उस तरह का आउटपुट भी तो मिलना है ना। मैंने बारहा अपनी वीडियोस में कहा है कि तुम्हें समझाया था कि ये काम मत करो, तुम्हें समझाया था कि अपनी लाइन दुरुस्त कर लो, अपना किबला दुरुस्त कर लो। तुम भाग भाग के वहां जाते थे, तुम गालियां खाते थे, अब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। और असल मसला तब शुरू हुआ जब तुमने अपनी पहली वाइफ का दिल तोड़ा। तो भाई रिएक्शन इस टाइम हमने बात तो करनी है ना, छोड़ तो नहीं ना सकते बात करने। फिर कहता है तू जितना अच्छा है ये सब मुझे पता है। वाकई तुझे पता है। पता क्या है तुझे, मसला पता क्या है, मसला तुझे पता क्या है, मैं तेरी सपोर्ट में बात नहीं कर रहा। अगर आज मैं तुम्हारी सपोर्ट में बात करना स्टार्ट करूं तो मैं अच्छा लगना लग जाऊंगा। ज़रा अगर मैं तुम्हारी सपोर्ट में बात नहीं कर रहा, अगर मैं तुम पर क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा तो नहीं होगा ना। क्योंकि तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारी लाला पापा करूं, तुम्हारे गलत को भी सपोर्ट करूं। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं गलत को सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर तुम अच्छा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए बोलूंगा, तुम्हारे लिए भी आवाज़ उठाऊंगा। भाई कोई अच्छा करो तो सही, अब अच्छा करते ही नहीं है। अच्छा करोगे तो ही कुछ बताएंगे ना, कुछ बताने के लिए अच्छा हो तो बताएं ना। आपका पूरा वीलॉग उठाकर देख लो, यकीन करें जो है वो मतलब एक वाहियाती सी झलक रही होती है पूरे वीलॉग से। देखने को दिल नहीं करता, देखना पड़ता है, मजबूरी पड़ती है देखने को, बात करनी होती है, रिएक्शन देना होता है। फिर कहता है कि हमारे सपोर्टरों को भी सलाम है, एक दोगले को लाइवों में बुला लेता है। अच्छा आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जितने भी लोग आज तक मुझे अपने लाइव सेशंस में लेते हैं ना, बेशक वो सलमा साइड के लोग थे, लाइक हेटर्स हैं सितारा के, या फिर जो सपोर्टर्स हैं, उनमें से कोई एक भी आप कर आके अपने किसी सेशन में ये बता देना कि मैंने जो है वो उनके सेशंस में जाता रहा हूं और फिर बाद में मैंने उनको गंदी गंदी गालियां दी हैं, तो मैं यूट्यूब चैनल छोड़ दूंगा। चैलेंज है भाई। मुझसे कभी किसी को ये शिकवा नहीं रहा कि ये बंदा हमारे चैनलों में आता रहा है, हमारे पैनलों पे आता रहा है और आज हमें गंदी गंदी गालियां दे रहा है। मैं जिसके बारे में भी बात करता हूं लिमिट में रहकर बात करता हूं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सबसे अलग हो सकता है, सबसे अलग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, पर मैं गंदी गंदी गालियां नहीं दूंगा। भाई तुमने जिन औरतों ने तुमको अपना भाई बनाया, उनको तुमने इंतहाई गलीज गिलीज गालियां दी। लाहौर वाली, वो क्या अफगानिस्तान वाली, मुल्तान वाली, इस तरह क्या बात कर रहे होते हो, आग बुझाने की बातें कर रहे होते हो तुम उनकी। ये तुम्हारा हाल है। भाई मुझे अपने लाइव सेशंस में बुलाने से किसी को कोई मसला नहीं है। कितने लाइव सेशंस में बुलवाना चाहते हो, मैं आज भी जाकर बैठ जाऊंगा, सब हंसी खुशी मुझे वेलकम करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने किसी को गालियां नहीं दी हुई, किसी को बुरा भला नहीं कहा हुआ, कहीं पर भी जाकर बैठ सकता हूं। तुम तो आकर दिखाओ, जिनको गालियां दी हुई हैं उनके सेशंस में जाकर उनके साथ बात तो करके दिखाओ, मुझे पता चले असल में तुम घटिया मर्द हो, असल में तुम एक गिरे हुए मर्द हो। इस वजह से औरतें अब तुमसे खौफ खाती हैं, क्योंकि तुम घटिया मर्द हो। मुझसे खवातीन गैर महफूज नहीं होती। उनको पता है सेशन में आएगा, गंदगी नहीं करेगा, बकवास नहीं करेगा, बुरी बात नहीं करेगा। तुम्हारे बारे में इसी तरह की राय रखी जाती है। और रही बात तुम्हारे ऊपर बात करने के, तो तुम मुझे बात करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि तुम गलत काम करोगे तो मैं तो क्रिटिसाइज करूंगा। भाई मैं तो बात करूंगा, मेरा बात करना तो मेरा हक है, तुम मुझे इससे नहीं रोक सकते। हाँ एक ऑप्शन है, तुम बुरे काम छोड़ दो, तुम हक और इंसाफ की राह पर चलना स्टार्ट कर दो, मैं तुम्हारे खिलाफ बात करना बंद कर दूंगा। अब तक नाज़ इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।